हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका मेरे चैनल में लर्न इंग्लिश थ्रू मॉरल स्टोरीज़ के अंदर। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। और इस स्टोरी के थ्रू हम इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज के छोटे से छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को और डिफरेंट सेंटेंस की फॉर्म को समझेंगे, और साथ के साथ इस पूरी स्टोरी की पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी समझेंगे। और जितने भी वर्ड, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मैन वर्ब्स और जेरेंड्स, इन्फिनेटिव पार्टिसिपल क्लॉजेस, जो भी इस लेसन्स के अंदर और इस स्टोरी के अंदर हम पढ़ेंगे, तो उसको भी थोड़ा गहराई से समझेंगे। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का जो टाइटल है फ्रेंड, वो है द अनकेयरिंग एंगलर। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड? एंगलर जो होता है वो एक मछली पकड़ने वाला होता है। किसी फिशिंग रोड से मछली पकड़ना, फिशिंग रोड को कहते हैं फ्रेंड बंसी। एक बंसी, डंडे की तरह एक बंसी होती है जिससे मछली पकड़ी जाती है, तो उसको, उससे मछली पकड़ने वाले को हम एंगलर कहते हैं। और अनकेयरिंग का मतलब होता है लापरवाह, बेपरवाह। तो क्या मतलब हुआ? एक लापरवाह मछली पकड़ने वाला, क्योंकि द एक डेफिनाइट आर्टिकल है और एंगलर एक नाउन है। और आर्टिकल और नाउन से पहले जो भी वर्ड आता है इंग्लिश में, वो एक एडजेक्टिव होता है। तो अनकेयरिंग एक एडजेक्टिव है यहाँ पर। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एन एंगलर वॉज लुकिंग फॉर अ सुइटेबल प्लेस टू फिश इन। एंगलर हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब वॉज और लुकिंग। इसका मतलब ये एक पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, जिसका मतलब होता है रहा था, कर रहा था, कर रही थी, कर कर रहे थे, ये सेंस हिंदी में निकलता है। तो एक एंगलर वॉज लुकिंग फॉर एक फ्रेजल वर्ब है यहाँ, क्योंकि लुक और फॉर ये एक वर्ब है, मैन वर्ब, और इसके साथ एक प्रीपोजिशन भी आया है, तो उसको एक प्रीपोजिशन और वर्ब मिलाकर एक फ्रेजल वर्ब बनाती है फ्रेंड। एक सूटेबल, सूटेबल होता है एक उचित, उचित जगह। टू फिश, टू फिश, फिश मतलब होता है मछली पकड़ने को, फिशिंग कहते हैं। उसी की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है एज एन इन्फिनेटिव, फिश इन। तो क्या मतलब हुआ इस पूरे सेंटेंस का? एक मछुआरा तलाश ढूंढ रहा था, रही थी एक उचित जगह की मछली पकड़ने के लिए। हुक इन हैंड, हुक इन हैंड मतलब हाथ में हुक लेते हुए। यहाँ पर फ्रेंड एक वर्ड, एक पार्टिसिपल है जो ओमिट की जाती है। वो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं इंग्लिश के अंदर, उसको अंडरस्टूड किया जाता है। यहाँ पर बीइंग वर्ड हम डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बात अंडरस्टूड है कि हाथ में एक हुक होते हुए, लेते हुए, he had been traveling in the forest for a while now। ही हमारा सब्जेक्ट है, हैड बीन एक हेल्पिंग वर्ब है, और ट्रैवलिंग मैन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और मैन वर्ब के साथ आईएनजी हमेशा इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस के अंदर यूज होता है, जिसका हिंदी सेंस निकलता है किसी समय से कर रहा था, किसी काम को सब्जेक्ट कर रहा था किसी समय से। तो ही हैड बीन, तो इसका मतलब क्या हुआ पूरे सेंटेंस का? वो यात्रा कर रहा था जंगल में। फॉर अ वाइल नाउ, फॉर अ वाइल का मतलब होता है फ्रेंड कुछ ही देर से, अभी, अभी कुछ ही देर से वो जंगल में ट्रैवल कर रहा था। फाइनली, फाइनली आखिरकार, ही कैम अक्रॉस अ ह्यूज क्लियर पूल। कैम अक्रॉस, एक बार फिर यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है। कैम अक्रॉस का मीनिंग होता है किस्मत से मिल जाना, किसी से किस्मत से मिल जाना, या संयोग से मिल जाना, या कहीं कोई चीज़, जैसे कोई मिलने वाला, कोई टकरा जाना, किसी से मिल जाना रास्ते में, मतलब किस्मत से हो जाना वो काम। तो ये कैम एक मैन वर्ब है, और अक्रॉस एक प्रीपोजिशन से, जो हमें एक फ्रेजल वर्ब, एक वर्ड फ्रेजल वर्ब बनाती है।
ह्यूज, तो वो किस्मत से मिला एक विशाल साफ पूल। पूल होता है फ्रेंड एक तालाब, तो वो उस तालाब से किस्मत से मिलता है जो बहुत ही विशाल था। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय अ फेंस। तो उस पूल के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी इस फ्रेज़ ने, जो कि एक एडजेक्टिव क्लॉज है। तो यहाँ जो ओमिट किए गए हैं दो वर्ड, विच वॉज यहाँ ओमिट किया गया है, और डायरेक्टली सराउंडेड एक पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है, जो कि अंडरस्टूड है कि उसी पूल के बारे में हमें बता रही है। सराउंडेड जो घिरा हुआ था, ऑन ऑल साइड अपनी सारी साइड से, किस चीज़ से घिरा हुआ था, बाय अ फेंस। फेंस होता है एक बाड़ा, जो रेलिंग होती है, लकड़ी का भी हो सकता है, लोहा का भी हो सकता है, तो वो। और फ्रेंड्स यहाँ पर बाय अ फेंस, ये कोई पैसिव का सेंटेंस नहीं है जो बाय के साथ हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये बताया गया है कि वो फेंस के पास, फेंस से घिरा हुआ था पूरी तरीके से। देयर वॉज ऑल्सो ए स्मॉल विलेज अप अहीड। तो ये फ्रेंड्स एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, जिसमें एक सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा, बस बताया जा रहा है। तो देयर यहाँ पर एक डमी सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। इसका सेंस कोई वहाँ का नहीं है। एक छोटा वहाँ और ऑल्सो भी का सेंस भी आ रहा है। वहाँ और एक छोटा गांव भी था सामने, छोटा सा गांव भी था। तो फ्रेंड इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपने एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस देखा, और उसके बाद एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस देखा, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और मैन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ होता है। और उसके बाद आपने दो फ्रेजल वर्ब देखी, लुकिंग फॉर तलाश में, और कैम अक्रॉस संयोग से मिल जाना। और आपने एक एडजेक्टिव क्लोज भी देखा जो यहाँ पर आया था। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। द एंगलर अंडरस्टूड एट वंस दैट, की एक कंजक्शन आ गई, इसका मतलब हमारा एक क्लोज यहाँ ख़त्म हो गया। द एंगलर जो मछुआरा था समझ गया, एट वंस यहाँ पर फ्रेंड एक एडवर्ब की तरह आई है, एडवर्ब के तौर पर, क्योंकि वो समझ गया तुरंत, तो उसके मेन वर्ब को थोड़ा सा एम्फेसाइज किया इस वर्ड ने। वो समझ गया कि द विलेजर यूज्ड दिस क्लियर वाटर ऑफ द पूल टू ड्रिंक। ये दूसरा क्लोज है हमारा फ्रेंड, इसका सब्जेक्ट है द विलेजर यूज्ड मतलब इस्तेमाल करते थे दिस क्लियर वाटर को, इस साफ पानी को, पूल के पीने के लिए। तो वो समझ गया एंगलर एक ही बार में, तुरंत ही, कि जो गांव वाले थे वो उस साफ पानी का इस्तेमाल करते थे पीने के लिए। टू ड्रिंक एक इन्फिनेटिव वर्ब, पीना, और काम कर रही है एज अ नाउन है। यहाँ कोई ये मेन वर्ब का काम नहीं है, सिर्फ एक नाउन है जो कि उसका ऑब्जेक्ट है। which explained why they had built the fence to stop wild animals from dirtying the pool। तो जो वो समझा कि वो साफ पानी को पीने के लिए जो उन्होंने बाड़े बना रखे हैं, तो वो साफ पानी जो था वो एक्सप्लेन कर रहा था, मतलब बता रहा था कि क्यों दे हैड बिल्ड द फेंस टू स्टॉप वाइल्ड एनिमल्स, कि क्यों उन्होंने ये बनाया है, बाड़ा बनाया था, चुका था। हैड बिल्ड पास्ट परफेक्ट के अंदर सेंटेंस है फ्रेंड, रोकने के लिए जंगली जानवरों को फ्रॉम डर्टिंग द पूल को गंदा करने से। तो वो जो बाड़ा था उनको रोकता था, और वो समझ गया था कि उन्होंने ये क्यों बनाया है, वो जंगली जानवरों को रोकने के लिए, ताकि वो पूल का पानी गंदा ना कर दें। तो फ्रेंड यहाँ पर एक इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है जंगली जानवरों को रोकने के लिए। और फ्रॉम डर्टिंग द पूल, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन
का जो रूल होता है जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर, तो प्रीपोजिशन चाहती है अपने बाद एक मैन वर्ब। अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई भी मैन वर्ब आती है तो प्रीपोजिशन उसको एक जेरेंड के फॉर्म में चाहती है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, और काम करती है वो नाउन का वहाँ पर। फ्रॉम गंदा करना, पूल को गंदा करने से रोकने के लिए। However, लेकिन that did not seems to bother the angler from crossing over the fence। लेकिन फिर भी वो जो जो उन्होंने बाड़ा बना रखा था, और उस चीज़ ने, सीम मतलब होता है प्रतीत होना, प्रतीत होना, और बोदर होता है परेशान करना। लेकिन फिर भी दैट डिड नॉट सीम, जो वो हुआ था वो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि उस मछुआरे को परेशानी हो। फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर द फेंस, उस फेंस को क्रॉस करने में कोई मतलब ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था। वो फेंस भी लगा हुआ कि मछुआरे को उसको क्रॉस करने में कोई दिक्कत आ रही हो, या वो उसको दिक्कत समझ रहा हो। तो यहाँ पर भी फ्रेंड एक प्रीपोजिशन है फ्रॉम, और उसके बाद मैन वर्ब एज अ नाउन जेरेंड के रूप में यहाँ आई है। एक जेरेंड है जो एज अ नाउन यहाँ पर यूज़ हो रही है। एंड थ्रोइंग हिज हुक इनटू द वाटर। फ्रॉम क्रॉस, फेंस को क्रॉस करना, और फेंकना, थ्रो होता है फेंकना, कांटा, अपना कांटा पानी के अंदर। तो दो जेरेंड का यूज़ यहाँ पर हुआ है फ्रेंड, क्रॉसिंग और थ्रोइंग। आफ्टर ऑल द पूल वॉज फुल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बिग एंड स्मॉल फिशेस। आफ्टर ऑल का मतलब होता है कुल मिला के या आखिरकार। जो तालाब था, वॉज फुल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बिग एंड स्मॉल फिश, मतलब जो तालाब था वो फुल था, पूरा भरा हुआ था सभी किस्म की बड़ी और छोटी मछलियों से। फ्रेंड यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ फिशेस। फिश का जो, मान लीजिए अगर कोई फिश की सेम ब्रीड हो, एक ही ब्रीड हो और वो बहुत सारी हो, तो फिश का जो प्लूरल होता है वो फिश ही होता है, फिश ही होता है। यहाँ फिशेस इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे सारी किस्म की बड़ी और छोटी मछलियाँ हैं। अगर कई किस्म की मछलियाँ हैं कहीं पर एज अ प्लूरल फॉर्म, तो उनको फिशेस कहा जाता है। अगर एक किस्म की हैं तो एक फिश का सिंगुलर भी फिश होता है, प्लूरल भी फिश होता है। आगे देखिए फ्रेंड, द एंगलर वेंट ऑन टू स्टर द हुक इन द वाटर। वेंट ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना। ये भी एक तरीके की फ्रेंड एक फ्रेजल वर्ब है, जारी रखना, कैरी ऑन करना और आगे बढ़ना। क्योंकि प्रीपोजिशन ये टू है, ये ऑन, ये इसी का ही एक कंपाउंड वर्ड है जो कि एक फ्रेजल वर्ब है। ये हमारी वर्ब है, और एक ऑन प्रीपोजिशन और वर्ब से बना एक फ्रेजल वर्ब। जो एंगलर जारी रखता है, स्टर होता है हिलाना, थोड़ा हिलाते हैं उसको, हिलाने को कहते हैं हम स्टर। एज अ इन्फिनेटिव यूज़ हुई है। हुक को वो हिलाना जारी रखता है पानी के अंदर। सो एज टू, सो एज टू फ्रेंड एक कंजक्शन है जो हमें, जिसका मीनिंग होता है ताकि। डिस्प्लेस होता है जगह से हटना, डिस्प्लेस द फिश, ताकि फिश को डिस्प्लेस कर सके। एंड कैच, और पकड़ सके। सम इन द प्रोसेस, प्रोसेस होता है फ्रेंड प्रक्रिया, पूरी कार्य विधि उसको कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का, जो मछुआरा था उसने कंटिन्यू रखा हिलाना अपने कांटे को पानी के अंदर, ताकि सो एज टू डिस्प्लेस द फिश, मछली को डिस्प्लेस कर सके और पकड़ सके कुछ उस प्रक्रिया में सॉरी। However, stirring the hook in the water also muddied the water। लेकिन फिर भी हुक को पानी में हिलाने हिलाने ने ऑल्सो पानी को गंदा किया। हुक को पानी में हिलाने से जो पानी था और भी गंदा हुआ। मेकिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय द विलेजर। तो उसको अनफिट कर रहा था
पानी को पी however stirring the पानी में हिलाने ने also muddied the water पानी को हुक को stirring the hook को हिलाना पानी में muddied होता है गंदा किया पानी को making it the villager was making it unfit for drinking by the village. However, stirring the hook in the water also muddied the water. क्या मतलब हुआ? हुक को हिलाना पानी में also muddied the water. muddied होता है गंदा करना, पानी muddied गंदा करना. हुक को पानी में हिलाने ने और पानी को गंदा किया. and it was making it unfit. it was यहाँ पर फ्रेंड्स एक फ्रेज है और जो है कंजक्शन और हेल्पिंग वर्ब छुपी रहती है क्योंकि यहाँ कॉमा लगा है. और एक तो उसको हिलाने ने गंदा किया पानी को और दूसरा काम उसने ये किया, तो ये उसको मेकिंग मतलब होता है करना. मेकिंग इट अनफिट अनुचित कर रहा था पीने के लिए. इस चीज़ से वो पानी को पिया जाना अनुचित हो रहा था विलेजरों के द्वारा, गांव वालों के द्वारा. बट दैट डिड नॉट कंसर्न द एंगलर वन बिट. वन बिट होता है थोड़ा सा भी मछुआरे को, और कंसर्न होती है चिंता. मतलब लेकिन फिर भी इसने चिंतित नहीं किया एंगलर को थोड़ा सा भी उस चीज़ ने जो वो अनफिट कर रहा था अपनी हुक को हिलाने से, जो पानी गंदा हो रहा था और वो इसकी वजह से विलेजर गांव वालों के द्वारा पीना भी अनुचित हो गया था. ये चीज़ भी उसको चिंतित नहीं कर रही थी एंगलर को. जस्ट देन तभी अ विलेजर हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हिज फार्म हैपन टू क्रॉस बाय द पुल. क्या मतलब हुआ फ्रेंड? ये हमारा सब्जेक्ट है विलेजर, गांव वालों के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी. सॉरी, गांव वाला एक सिंगुलर है, एक आर्टिकल है, और हु वॉज रिटर्निंग, हु एक कंजक्शन है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, रिटर्निंग फ्रॉम हिज फार्म. तो इस सब्जेक्ट के बारे में ये एक क्लोज है जो कि एक एडजेक्टिव क्लोज है, हमारे सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. एक गांव वाला जो वापस आ रहा था अपने खेत से, हैपन टू क्रॉस बाय द पुल. तो हैपन का मतलब होता है होना, हैपन हुआ. हैपन का मतलब यहाँ पर एक एज अ मैन वर्ब यूज़ हुई है क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनाइट का सेंटेंस है. तो यहाँ पर इसका जो सेंस निकलेगा वो एक संयोग से क्रॉस किया. टू क्रॉस एक इन्फिनेटिव वर्ब आई बाय द पुल, मतलब पुल के बराबर से, बगल से. वो एक गांव वाला, अगर आप इस पूरे क्लोज को छोड़ के सीधा इसको एज अ मैन वर्ब समझें तो एक गांव वाला किस्मत से क्रॉस कर रहा था पुल के पास से, मतलब वो पुल को पास से क्रॉस कर रहा था. एंड उसने क्रॉस किया पुल को पास से, एंड सो और उसने देखा द एंगलर मडिंग द वाटर. उसने दूसरा काम किया, देखा एंगलर को, वो क्या कर रहा था, मडिंग द वाटर. तो यहाँ पर ये पार्टिसिपल है. ये पार्टिसिपल इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि कुछ ऐसी स्पेशल वर्ब्स होती हैं, सो, हियर, ऑब्जर्व और नोटिस. ये एक वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती हैं जो अगर इन सेम सेंटेंस के अंदर, अगर इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है, जो अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है और उसके बारे में कुछ दिया है और एज अ मैन वर्ब उसके अंदर कोई आई है एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो वो एक एडजेक्टिव का काम करती है वहाँ पर, और वो एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होती है उस सेंटेंस की. तो उसने देखा, उसने तो सिर्फ एंगुलर को देखा. किसने देखा? उस गांव वाले ने देखा. पहले तो वो
किस्मत से क्रॉस एक पूल के पास से गुजरा और उसने देखा। दूसरा काम उसने ये करा, उस एंगलर को देखा। फिर वो जो एंगलर काम कर रहा था वो मर्डिंग द वाटर, वो पानी को गंदा कर रहा था। तो ये उसने उसे करते हुए देखा, पानी को गंदा करते हुए देखा। तो काम एंगुलर कर रहा था ये दूसरा वाला। आगे देखिए, द विलेजर पोलाइटली वॉकड अप टू द एंगलर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू स्टॉप डूइंग दैट एट वंस। पोलाइटली का मतलब होता है फ्रेंड बहुत ही प्यार से, शिष्टाचार से वो उसके पास गया। वॉकड अप ये भी पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, वर्ब की। ये एक फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड। वॉकड अप कहीं जाना, चलते कहीं जाना। वॉकड अप मतलब चल के कहीं जाना। तो गांव वाला बहुत ही शिष्टाचार से, प्यार से गया उस मछुआरे के पास और उसने दूसरा काम करा। उस दूसरा काम क्या किया उस गांव वाले ने? अनुरोध किया। रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध करना उससे, मछुआरे से। उसने उससे अनुरोध किया टू स्टॉप, स्टॉप डूइंग। स्टॉप एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद आने वाली मैन वर्ब की हमेशा जेरेंड फॉर्म को लाती है। तो कभी कभार ये फर्स्ट फॉर्म भी लेकर आती है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है और यहाँ एज अ जेरेंड ही यूज़ होगी। उसने उससे अनुरोध किया रुकने के लिए, ये सब रोकने के लिए उसने अनुरोध किया तुरंत। एक बार फिर एडवर्ब का यूज़ हुआ है। टेलिंग हिम हाउ ही वॉज मेकिंग द वाटर अनफिट फॉर कंजप्शन। उसको बताते हुए कि कैसे वो पानी को गंदा कर रहा है, अनफिट कर रहा है। कंजप्शन का मीनिंग होता है फ्रेंड्स सेवन करना, कुछ खाना पीना, तो सेवन करना उस पानी का। तो उसने उसको बताया कि कैसे वो उस पानी को अनुचित कर रहा है सेवन करने के लिए। Seeing that the angler wasn't paying any heed to his words. Heed का मतलब होता है ध्यान ना देना, paying heed का मतलब होता है ध्यान। और wasn't क्योंकि एक ये पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए wasn't हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है। और seeing एक पार्टिसिपल फ्रेज की तरह यूज़ हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज अ पार्टिसिपल फ्रेज। ये देखते हुए, इसका सेंस निकलेगा ये देखते हुए कि जो मछुआरा है वो ध्यान नहीं दे रहा है टू हिज वर्ड्स, उसकी बातों पर। जो द विलेजर रश्ड बैक टू द विलेज एंड रिटर्न बैक टू द विलेज। तो जो गांव वाला था, रश्ड का मतलब होता है फ्रेंड जल्दी से कहीं जाना या पहुंचना। तो जो गांव वाला था जल्दी से वापस गया गांव में, एंड और वापस आया। एंड रिटर्न सून का मतलब होता है जल्द। आफ्टर विद अ कपल ऑफ मोर ऑफ हिज फ्रेंड। तो जब वो वापस आया तो अपने साथ कुछ और अपने दोस्तों को लेकर आया वो वापस। ईच ऑफ देम स्विंगिंग थिक क्लब्स इन देयर हैंड्स। थिक होता है मोटा, क्लब्स होते हैं डंडे, और स्विंगिंग होता है झुलाना, हिलाना, झुलाना। तो उन जो दोस्त उसके साथ आए थे तो उन सबके पास एक मोटे डंडे थे जो वो हिलाते हुए उनके हाथ में लेकर आए थे। दिस टाइम, इस बार या इस वक्त, इस दौरान, इवन बिफोर द विलेजर्स कुड रीच द एंगलर बाय द पूल। क्या मतलब हुआ? सब्जेक्ट है हमारा विलेजर्स, कुड एक हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब है रीच। तो ये एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस है और इससे पहले आ रहा है एक प्रीपोजिशन पहले। इस तो मतलब जो निकला इस सेंटेंस का वो गांव वालों से बिफोर द विलेजर्स कुड रीच द एंगलर, इससे पहले के गांव वाले उस मछुआरे के पास, पुल के पास पहुंचते। द फिशरमैन थ्रू अवे हिज हुक। थ्रू होता है फेंकना कुछ, और ये एक V2 का यूज़ हुआ है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनाइट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनाइट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा V2 का यूज़ होता है। तो उस मछुआरे ने अपना हुक जो कांटा था वो फेंका, एंड फोल्डेड, फोल्डेड होता है मोड़ने, अपने हाथों को उनने मोड़ा और उसने कहा
प्लीज़ प्लीज़ एक कोटेशन मार्क के अंदर एक डायरेक्ट स्पीच को जो दिखाते हैं ये कोटेशन मार्क हमें, तो उसने उनसे इल्तिजा की, प्लीज़ प्लीज़ कृपया, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उसने उन गांव वालों से इल्तिजा की कि मुझे माफ़ कर दीजिए। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि फॉरगिव मी ये एक रिक्वेस्ट कर रहा है, वो यहाँ से एक प्रार्थना कर रहा है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आई विल लीव राइट अवे एंड नेवर कम बैक। मैं राइट अवे का मतलब होता है ठीक अभी, और लीव का मतलब होता है निकल जाना, छोड़ना या निकलना। नेवर होता है कभी नहीं, ये एक एडवर्ब होती है। कम मैन वर्ब वापस, बैक। आई विल लीव राइट अवे एंड नेवर कम बैक क्या मतलब हुआ? मैं अभी छोड़ दूंगा और कभी वापस नहीं आऊँगा। मैं अभी चला जाऊँगा और कभी वापस नहीं आऊँगा। द विलेजर्स लेट हिम गो एंड रिटर्न टू देयर विलेज। फिर जो गांव वाले थे, गांव वालों ने उसको, लेट मतलब किसी को करने देना, ये लेट की सेकंड फॉर्म है जो पास्ट इंडेफिनाइट सेंटेंस के अंदर यूज है वर्ब की V2। जो गांव वालों ने उसको जाने दिया, लेट की तीनों फॉर्म लेट 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 होती हैं। उसको जाने दिया एंड रिटर्न टू देयर विलेज, और वो गांव वापस चले गए। सेव द स्टिक स्पॉइल द चाइल्ड, स्पॉइल द चाइल्ड। तो फ्रेंड्स ये थी आज की स्टोरी, और जैसे कि आपने देखा इस पूरी स्टोरी के अंदर इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे रूल्स और डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और भी बहुत चीज़ें आपको आपने देखी और समझी। और इस स्टोरी का जो मोरल है वो ये निकलता है कि अगर